Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy. So previous videos में हमने देखा था कि अगर शेयर होल्डर्स अपना मनी बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल और इवन अलॉटमेंट अगर नहीं पे कर पाते तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट कर ले, उनको अपने पास रख ले और जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है वो भी उनको वापस से रिटर्न कंपनीज नहीं करती, राइट। अब ये हमने देखा था व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार। ऐसा भी हो सकता है जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे तो उस केस में जनरल एंट्रीज किस तरीके से होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 80,000 ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम। सो प्रीमियम यहाँ पे नहीं दिया, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 40। तो यहाँ से हम प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई शेयर हमारा है 100 का, ये टोटल हो गया 120, 60 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 120। यानी इसमें 100 जो है वो हमारा शेयर कैपिटल का मनी है, 20 हो गया प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम मंगवाया कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे। सो अलॉटमेंट का जो 40 है वो हो गया शेयर कॉल मनी और 20 हो गया प्रीमियम। क्योंकि एप्लीकेशन पे हमने प्रीमियम कॉल नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे हमने प्रीमियम नहीं मंगवाया, तो जो 20 है वो हमने कहाँ पे मंगवाया होगा? अलॉटमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो अगर 20 हमारा प्रीमियम है तो बचा कुचा जो 40 हो गया वो हमारा शेयर कैपिटल मनी हो गया। तो 40 प्लस 20 प्लस 40, सो 40 40 80 एंड 20 हमारा हो गया 100 शेयर कैपिटल मनी। सो सबसे पहले हमें इस तरीके से देखना है कि शेयर कैपिटल का मनी कितना है एंड प्रीमियम कितना है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। यहाँ पर आप पहले पूरी वर्किंग करोगे वर्किंग नोट्स में, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे जनरल एंट्रीज पास करना। सो यहाँ पे हमें बोला है 1,20,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई है। अलॉटमेंट हमने किया प्रोरेटा बेसिस पे। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन द सम ऑन अलॉटमेंट। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एक्सेस मनी है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट से भी अगर कुछ ज़्यादा मनी हुआ तो हम फर्स्ट कॉल तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अगर एक्सेस मनी है अलॉटमेंट के बाद की तो वो हम रिफंड कर देंगे। सो हमने शेयर्स इशू किए 80,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,000। सीताराम हु हैड अप्लाइड, सो कंपनी ने क्या किया 1,20,000 को 80,000 शेयर्स दे दिए और बाकी का जो पैसा था, यानी हमें एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा 80,000 इंटू 20, राइट। यानी हमें टोटल हमें मिलना चाहिए था 80,000 इंटू 20, लेकिन हमें मिला कितना 24 लैक्स। मिलना चाहिए था 16 लैक्स, हमें मिला 24 लाख। सो जो भी डिफरेंस है वो हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। सो ये आपको एडजस्ट पहले वर्किंग नोट में बनाना है। उसके बाद वर्किंग नोट में और क्या चीज़ होगी? सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक हमारा शेयर होल्डर है सीताराम जिसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए, लेकिन क्या उसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए होंगे? नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि 1,20,000 को 80,000 शेयर्स दिए। जिन्होंने टोटल 1,20,000 मांगा उनको 80,000 यानी सबको प्रो रेटा बेसिस पे दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा रेशियो है वो है 12:8 का, मतलब जो जिन्होंने 12 मांगे होंगे उनको कितने मिले? 8 शेयर। तो जिन्होंने 12 शेयर्स मांगे उनको 8 शेयर्स मिले। तो जो सीताराम जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर्स मिले होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। 6,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12। सो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट पूरा दिया है। सो सीताराम को अलॉट किए गए 4,000 शेयर्स। सीताराम ने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर्स, लेकिन सीताराम को शेयर्स दिए 6,000। यहाँ पे हम कैलकुलेशन आगे करेंगे कि भाई सीताराम ने अगर कुछ पैसे नहीं दिए तो वो कितने नहीं दिए, कितना उसका कॉल इन एरियर्स होगा। सो ये हो गया सीताराम का कैलकुलेशन। नेक्स्ट, हरनम did not pay the first and the final call on 800 shares allotted to him। एक और हमारा शेयर होल्डर था एच जिसको 800 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गई, जो हमारा सीताराम था उसने अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया।
उसने एप्लीकेशन का पे किया लेकिन अलॉटमेंट का पे नहीं किया। क्या एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कुछ पैसा अलॉटमेंट का पे किया होगा? यस, क्योंकि उसने अप्लाई तो 6000 शेयर्स के लिए किया था, यानी उसने पैसे 6000 शेयर के अकॉर्डिंग दिए, लेकिन उसको मिले कितने? 4000 शेयर। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने सीताराम को कहा कि आपका हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, यानी वो जो बैलेंसिंग फिगर था उतना एक्स्ट्रा पैसा सीताराम ने हमें दे दिया था। नेक्स्ट, हरनम की जो अगर हम बात करें, सो हरनम ने अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा तो वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया। फर्स्ट कॉल का उसने कोई भी पैसा हमें नहीं दिया, यानी यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉल इन एडवांस नहीं है, राइट। द शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हरमन वर फोरफिटेड। टोटल शेयर्स दैट इज 4000 सीताराम के और हरनम के 800 शेयर्स। failed to pay allotment money and Harnam did not pay first and final call on 800 शेयर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 4200 शेयर्स, पूरे 4800 शेयर्स को फोरफिट किया और 4200 शेयर्स को हमने री इशू किया, राइट। री इशू की एंट्रीज भी हम देखेंगे कि किस तरीके से री इशूज की एंट्री भी की जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने पे टोटल हमें मनी मिला? 1,20,000 शेयर्स पे हमें 20 रुपीज़ मिले, सो 24 lakhs। फिर नेक्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल इशू करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 24 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 80,000 इंटू 20, सो 16 lakhs। और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे? टोटल 60 रुपीज़, सो 80,000 इंटू 60। सामने क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 40, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 20। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 80,000 इंटू 40, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 इंटू 20। अब यहाँ पे हम हमारा बैंक का कैलकुलेशन देखेंगे कि कितना हमारा बैंक में आना चाहिए। सो हम बैंक का कैलकुलेशन देखते हैं। हमारा टोटल हमारे को मिलना चाहिए 48 lakhs। कितना हमने टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे मंगवाया? 48 lakhs। सो फर्स्ट 48 lakhs, लेकिन हमने कैलकुलेट किया था कि 8 लाख जो है वो हमें पहले ही मिल चुका है। 8 lakhs हमें ऑलरेडी एडवांस में मिला हुआ है, आधे शेयर होल्डर्स ने पहले ही दे दिया था। सो 48 लाख टोटल मिलना चाहिए था, लेकिन 8 लाख हमें पहले से ही मिला हुआ है। सो हमें अलॉटमेंट का एक्चुअल में कितना मिलेगा? 40 लाख रुपीज़, राइट। जैसे ही हमें 40 लाख मिलने की बारी आई, एक शेयर होल्डर आया जिसके पास 4000 शेयर्स थे। उसने बोला कि मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगा, राइट। सो यहाँ पर 4000 इंटू अलॉटमेंट पे हमने कितना मंगवाया? अलॉटमेंट पे हमने मंगवाया 60, दैट इज 40 प्लस 20। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से उसने कितना पे कर रखा था और उसको एक्चुअल में अलॉटमेंट पे कितना पे करना चाहिए था। 4000 सीताराम के पास शेयर्स थे, सो अमाउंट ड्यू ऑन उसको कितने शेयर्स देने थे? 4000 इंटू 60, उसको 2,40,000 शेयर्स देने थे। 60 क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे 60 हमने मंगवाया, लेकिन उसने एक्स्ट्रा कितने पे? 2000 पे उसने एक्स्ट्रा रुपीज़ हमें दे रखे थे एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन पे हमने 20 रुपीज़ मंगवाए, उसने 60,000 अप्लाई किए थे, हमने उसको दिए 6,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, हमने उसको दिए 4000, मतलब 2000 इंटू 20 उसने हमें एक्स्ट्रा पे कर रखा था, राइट। सो 2000 एक्चुअल में उसको हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने थे? 2,40,000, 2,40,000। उसने एक्स्ट्रा कितने पैसे दे रखे हैं? 2000 इंटू 20, दैट इज 40,000 उसने ऑलरेडी हमें पे कर रखा है। सो उसका एक्चुअल में हमें मनी कितना नहीं मिला? 2 लाख। स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना। सीताराम ने 60,000 शेयर अप्लाई किए थे, उससे हमने दिए 4,000, 6,000 अप्लाई किए थे, 4,000 हमने दिए, यानी 2,000 पे उसने हमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पहले ही पे कर दिए थे। 40,000 उसने हमें एप्लीकेशन पे ही दे दिए थे और उसने बोला कि जो भी आप अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे उसमें ये एडजस्ट कर लेना।
जैसे ही हमने उसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, कितना मंगवाया, 4000 इंटू 60, टोटल हमने 4000 इंटू 60 मंगवाया, 2,40,000। तो हमने उसको क्या बोला कि भाई आप 2,40,000 रुपीज़ दो, लेकिन उसने क्या बोला, ऑलरेडी मैंने तो 40,000 पहले से दे रखे हैं। सो हमें कितना मंगवाना है एक्चुअली, सीतारमन से 2 लाख, राइट। लेकिन 2 लाख देने से उसने मना कर दिया। सो 2 लाख हो गया सीतारमन का कॉल इन एरियर्स। सो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन करेंगे। टोटल अलॉटमेंट का मनी हमें मिलना था 48 लाख, 8 लाख टोटल हमें मिला हुआ है, तो हमें मिलना चाहिए था एक्चुअल में 40 लाख। लेकिन सीतारमन से जो हमें 2 लाख मिलना चाहिए था वो सीतारमन ने देने के लिए मना कर दिया। सो यहाँ पर हमें 2 लाख नहीं मिला और हमारे पास एक्चुअल कैश कितना आया, 38 लाख। सो हमारी जो बैंक में अमाउंट जाएगी वो जाएगी 38 लाख। सो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 38 लाख। इस एंट्री को एक और तरीके से हम कर सकते हैं, बैंक कॉल इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक में आएगा 38 लाख, कॉल इन एरियर्स है 2 लाख, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्योंकि हमने बोला है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरे से क्लोज होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से क्लोज होना चाहिए, 48 लाख माइनस 8 लाख, क्योंकि 8 लाख से तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं। सो 48 लाख माइनस 8 लाख, 40 लाख से क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्लोज करेंगे 40 लाख से। सो ये हमारी एक एंट्री इस तरीके से हो सकती है, बैंक कॉल इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, या फिर आप इसको डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ओनली 38 लाख। आप ये वाली एंट्री नहीं करोगे तो भी अलॉटमेंट में चलेगा। सो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी ने कॉल किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, यहाँ पे कंपनी सबसे पैसे मंगवाएगी इंक्लूडिंग सीतारमन। सो फाइनल कॉल की एंट्री होगी 80,000 इंटू 40। सो यहाँ पे आ गया 32 लाख, 80,000 इंटू 40, 32 लाख। अब यहाँ पर हम वापस से कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें सीतारमन ने भी नहीं दिया, साथ ही साथ एक और हरनाम करके हमारा एक शेयर होल्डर था, उसने भी नहीं दिया। सो यहाँ पर हमें टोटल मिलना चाहिए था 32 लाख। सो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं कि एंट्रीज किस तरीके से होगी। 4800 शेयर्स पे 4800 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले, कितने, 40 रुपीज़। सो 4800 शेयर्स इंटू 40 हुआ हमारा 1,92,000 हमें शेयर्स नहीं मिले। टोटल हमें कितने पे हमें कैश मिला, 75,800 पे 40 रुपीज़ हमें एक्चुअल में मिले। सो यहाँ पर 75,200 पे हमें मिले 40 रुपीज़। सो यहाँ पर आ गया 30,08,000 रुपीज़ हमें एक्चुअल में मिले। सो यहाँ पर आप चाहो तो एंट्री इस तरीके से कर सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर बैंक कॉल इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में आएगा 30,08,000, और जो हमें 4800 पे 40 रुपीज़ नहीं मिले, दैट इज़ 1,92,000 आ जाएगा हमारा कॉल इन एरियर्स में, और 80,000 इंटू 40, टोटल 32 लाख चला जाएगा हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। सो ये हो गई हमारी तीनों कॉल मेड करने की। अब जैसा कि हमें पता है कि कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। सो फोरफिट की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 4800 इंटू 100, क्योंकि कंपनी ने सारे फोरफिट किए हैं और कंपनी ने सारे कॉल मेड भी किए हैं, सारे कॉल्स मंगवाए हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा 4800 इंटू 100, 4,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर देते हैं तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं, वरना हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। उल्टा होता है। अगर कोई शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे करता, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं पे किया है तभी डेबिट होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया तो डेबिट नहीं होगा।
जैसे कि जो सीताराम है, सीताराम ने खाली एप्लीकेशन का मनी दिया, अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट का कुछ पैसा दिया, लेकिन उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मानेंगे, उसे हम शेयर कैपिटल मनी ही मानेंगे। सो सीताराम ने क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर देखो खाली 4000 इंटू 20 ही डेबिट किया गया है, क्योंकि जो हमारा दूसरा शेयर होल्डर था जिसने 800 शेयर्स, जिसको 800 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने फाइनल कॉल नहीं पे किया, उसने अलॉटमेंट पे किया, उसने एप्लीकेशन पे किया। तो क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे किया, यानी उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे किया होगा, तो 800 शेयर्स के लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। जो शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे करता, खाली उसी शेयर होल्डर का प्रीमियम डेबिट किया जाता है। सो यहाँ पर हमने फोरफिट किया। फोरफिट के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों शेयर होल्डर्स का आएगा 4000 एंड 800। हमने दोनों से सारे कॉल्स मंगवाए, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 800 किया। 4000 ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया, इसीलिए हमने खाली 4000 से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया 4000 इंटू 20। फोरफिटेड शेयर्स में आएगा जितनी हमने अमाउंट टोटल फोरफिट की। सो जो 4000 शेयर था उसकी हमने अमाउंट फोरफिट की 40000 प्लस जो एप्लीकेशन का मनी है वो, और दूसरा शेयर होल्डर ने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया है, तो वो दोनों फोरफिटेड अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 1,68,000। नेक्स्ट हमारा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे आएगा, जितनी अमाउंट उन्होंने पे नहीं की है, सो यहाँ पर 2 lakhs एंड 1,92,000। नेक्स्ट हम देखते हैं री इशू की एंट्री। कंपनी अगर चाहे तो सारे शेयर्स री इशू कर सकती है, कंपनी अगर चाहे तो सारे शेयर्स ना भी इशू करे। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे। कंपनी अगर चाहे तो सारे शेयर्स इशू कर सकती है, या फिर कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो सारे शेयर्स इशू ना करे। सो दैट इज व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशूड। सो यहाँ पर जो है केस, वहाँ पर कंपनी ने अपने सारे शेयर्स इशू नहीं किए। जो 4800 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किए, उसमें से 4200 शेयर्स ही री इशू किए, और 4200 शेयर्स कितने पे री इशू किए? री इशूड फॉर ₹100 फुल्ली पेड। सो यहाँ पर 4200 को 100 में री इशू किया, सो यहाँ पे आ जाएगा 4200 इंटू 100, 4,20,000। 4,20,000। यहाँ पर जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो हमारी हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कैसे अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो कैपिटल फोरफिटेड शेयर की जो अमाउंट होती है, जितनी यूटिलाइज हो गई बहुत अच्छी बात है, यूटिलाइज हम करते हैं इन द री इशू ऑफ शेयर्स, और जितनी रिमेनिंग अमाउंट होती है हम उनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा दोनों के अलग अलग शेयर्स। 800 जो हरनम के शेयर्स थे, उस पे हमारे पास फोरफिटेड अमाउंट है 48,000। कैसे निकाला? उसके कितने हमारे पास एक्स्ट्रा रुपीस थे? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, तो 800 इंटू 60। हरनम का हमारे पास टोटल अमाउंट है 48,000, और सीताराम का टोटल अमाउंट है हमारे पास 1,20,000। क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया है कि हमने हरनम के टोटल शेयर्स री इशू कर रहे हैं, और जितना रिमेनिंग है वो हमने सीताराम का ही री इशू किया है। यानी सीताराम के कितने शेयर्स री इशू किए होंगे? 4200 हम टोटल शेयर्स री इशू कर रहे हैं, उसमें से 800 अगर हरनम के हैं तो 3400 हमारे हो गए सीताराम के, राइट? ओके। अब एक चीज़ हमें पता है, फोरफिटेड शेयर्स में से ही हम इसको री इशू करते हैं। सो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हरनम के 4000 शेयर्स के लिए, हरनम के 4000 शेयर्स के लिए हमारे पास उसका फोरफिटेड अमाउंट है 1,20,000। 16 टू 20 1,20,000, और ये कितने शेयर्स के लिए है? 4,000 शेयर्स के लिए उसका फोरफिटेड अमाउंट है 1,20,000। तो 3400 शेयर्स के लिए उसका कितना फोरफिटेड अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो हमारे पास आएगा 1,02,000। एक तो हम 1,02,000 ये यूज़ करेंगे, साथ में 48,000 जो इसके फोरफिटेड है ये यूज़ करेंगे, राइट? सो यहाँ पर जो हमारा है 48,000 प्लस 1,02,000,
उतना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमने यहाँ पे जो री इशू किया, यहाँ पर हमने जो री इशू किए वहाँ पर हमने कोई भी फोरफिटेड अमाउंट को यूज़ नहीं किया। 100 का शेयर था, हमने 100 में री इशू कर दिया। अगर 100 का शेयर हम 90 में री इशू करें, 80 में री इशू करें, सो वहाँ पर 20 रुपीज़ हमें फोरफिटेड में से यूज़ करना पड़ता, वो हम आगे देखेंगे री इशू के कॉन्सेप्ट में। लेकिन यहाँ पर 100 का शेयर था, हमने 100 में री इशू कर दिया, सो उन 4200 का जितना भी फोरफिटेड का अमाउंट है हम वो ट्रांसफ़र करेंगे इन द कैपिटल रिजर्व। सो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा 1,02,000 सीताराम का फोरफिटेड और 48,000 हरनम का फोरफिटेड, दैट इज़ 1,50,000। सो ये जो फोरफिटेड अमाउंट है 1,68,000, उसमें से 1,50,000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं किए। अगर हम सारे शेयर्स 100 में ही री इशू करते तो एज इट इज़ पूरा का पूरा अमाउंट 1,68,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते। ये हो गया हमारा फोरफिटेड शेयर एंड री इशू। नेक्स्ट वीडियो में हम री इशू पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि अगर हम सारे शेयर्स री इशू करें, एट पार पे री इशू करें, प्रीमियम पे री इशू करें या डिस्काउंट पे री इशू करें, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर हम सारे शेयर्स में से कुछ शेयर्स री इशू करें पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, सो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स।